ओके जी। डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डॉल्टन लॉ क्या कहता है, ये बेसिकली इसका एक पहले से एक प्री एजम्पशन होती है। आप अपना ना माइक बंद कर दें, उसमें से ना साउंड आ रहा है। डॉल्टन लॉ ये कहता है जी कि अगर हमारे पास एक कंटेनर हो या सिलेंडर हो जिसमें मुख्तलिफ गैसेस हों, लेट्स सी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो पहली जो शर्त है इसमें कि वो मिक्सचर हो नॉन रिएक्टिंग गैसेस का। क्योंकि दुनिया में जितने भी लॉज हैं उसके लिए एक शर्त होती है कि उसकी अजम्पशन क्या है, उसका यानी उसकी कंडीशन क्या है। तो डॉल्टन लॉ तब अप्लाई होगा जब आपके पास मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो, यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक सिलेंडर में मौजूद है और आपस में रिएक्ट नहीं कर रही। तो अब ये लॉ क्या कहता है, इस सिलेंडर पे जो टोटल प्रेशर लग रहा है ना, वो तीन गैसेस के प्रेशर का सम है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये लॉ की बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट है कि अगर एक सिलेंडर में नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है और उसमें तीन गैसें हैं तो वो तीनों का सम, अगर इसमें पांच गैसेस होती तो वो पांच गैसों के प्रेशर का जो सम होता वो टोटल प्रेशर होता। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, ये इसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। क्योंकि ये हाइड्रोजन का है तो इसे बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह अगर हम इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम बोलेंगे टोटल प्रेशर इन दिस सिलेंडर विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, या इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, या इंडिविजुअल ऐसे कह। तो जरा इसकी स्टेटमेंट पढ़ें। टोटल प्रेशर यानी पीटी एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस का होना एक कंडीशन है, तो इज द सम ऑफ इंडिविजुअल टोटल प्रेशर। जी बेटा, अब इसमें कोई डाउट डेफिनेशन में और इस इक्वेशन में? हाँ नो जी। सर। ओके, क्लियर है। तो ये उसकी एक और एग्जांपल दी हुई है, उसने उसमें वैल्यूज थी तो उसने कहा जी सारी वैल्यूज का सम तो टोटल प्रेशर इतना हो गया। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, अब हमने अगर सपोज एक सिलेंडर था उसमें तीन गैसेस थी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और हमने उसका टोटल प्रेशर भी निकालना, हमने हाइड्रोजन का प्रेशर अलहदा निकालना हो तो क्या टेक्निक होगी? हमें पता है जी कि पीवी इक्वल टू क्या होता है बेटा, एनआरटी। ठीक है। आई अज्यूम कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें तीन गैसेस हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अगर हमने प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस करना है तो ये हो जाएगा जी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस वॉल्यूम, क्योंकि तीनों गैसेस के लिए सेम है, सिलेंडर में सेम होगा। और नंबर ऑफ मोल्स, जहरी बात है हाइड्रोजन गैस है तो इसके अपने मोल्स होंगे। आर कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये तीनों की जब अजम्पशन लेंगे तो इसमें दोबारा सुन लें, जब हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन करने वाले हैं, इसी तरह ये इक्वेशन ऑक्सीजन की भी बनेगी, नाइट्रोजन की भी बनेगी। अब जो सर सिलेंडर में, लेकिन जो इसमें वॉल्यूम, जी बेटा, देखो वॉल्यूम जो है बेटा, जो इसमें वॉल्यूम तो तीनों गैसेस के पास इक्वल है ना, एक ही सिलेंडर में है, तो तीनों का वॉल्यूम तो सेम होगा। अ गैस ऑक्युपाइज ऑल द ठीक है। अवेलेबल वॉल्यूम, इस तरह का हमारा केएमटी का पोस्टुलेट है, राइट? ठीक होगी बात? क्लियर होगी बात? हाँ जी। ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये हो जाए, ये एक स्टेटमेंट होगी। टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर पीटी होगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, टोटल के लिए भी तो वही वॉल्यूम होगा जो एक गैस के लिए है। नंबर ऑफ मोल्स टोटल के होंगे, और यहां पे आ जाएगा आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। ठीक हो गई बात? एक मैंने इक्वेशन बनाई है इंडिविजुअल किसी भी गैस के लिए जो सिलेंडर में मौजूद है, एक टोटल के लिए। ये दोनों समझ आ गई कि इसमें वॉल्यूम का फैक्टर सेम रहेगा, आर का फैक्टर और टेम्परेचर का, वो तीनों गैसेस के लिए सेम है। क्लियर होगी बात? हाँ जी। अच्छा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू वॉल्यूम, टोटल प्रेशर इंटू वॉल्यूम, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू आर टी, नंबर ऑफ टोटल मोल्स इंटू आर टी, तो कौन सा फैक्टर कैंसिल होता है इसमें? जहरी बात है वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल, आर टी से कैंसिल। तो क्या बच गया यहाँ पे जी? यहाँ बच गया जी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ओवर
टोटल प्रेशर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ओवर टोटल मोल्स। ठीक हो गई बात, यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा अब देखें, अगर नंबर ऑफ टोटल ये प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हमने निकालना चाहते थे एक्चुअली, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ओवर टोटल मोल्स, ये आपको पता है जो पीटी है इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? ठीक ठीक हो है। गई बात बेटा। अच्छा अब एक नई टर्म का यहाँ इंट्रोडक्शन है। इस टर्म को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू पीटी। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होती है? एक्स, एक्स इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन होती है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज द रेशो, इट इज द रेशो ऑफ इंडिविजुअल मोल्स टू द टोटल मोल्स। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं इसे अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऊपर चलें, तो अगर मुझे कहना कोई कहे कि जी ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखें, तो मैं लिखूंगा XO2। XO2 का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सिमिलरली अगर मुझे टास्क मिले कि यू हैव टू राइट द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ओवर नाइट्रोजन टोटल मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा यहाँ टोटल मोल्स क्या होंगे? टोटल मोल्स हम होगा इधर हाइड्रोजन के मोल्स प्लस नाइट्रोजन के मोल्स प्लस ऑक्सीजन के मोल्स, ठीक है? उसे टोटल मोल्स कहेंगे। गॉट द पॉइंट? अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। हाँ जी। अगर आपने किसी सिलेंडर में एक सिलेंडर में तीन गैसेस थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, वो कहते हैं अच्छा ये बता दो कि इस सिलेंडर में टोटल प्रेशर का तो मुझे पता है, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो कितना है, वो बताया जाए। तो ये उसकी इक्वेशन होगी, ठीक है? बात समझ आ गई? ठीक है। क्लियर हो गई? हाँ जी। अच्छा हाँ ये जी। यहाँ पे ये देखें इसने डिराइव किया हुआ है, ये देखें इक्वेशन इसने बी लिख के किया हुआ है। क्लियर हो गई बात बेटा? ये उसकी एक्सप्लेनेशन हाँ है, जी। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द गैस, ठीक है? हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, इक्वल टू यूनिटी होता है। मोल फ्रैक्शन का आंसर कभी भी वन से ज्यादा नहीं आ सकता, मैक्सिमम वन होता है, ठीक है? क्योंकि ये रेशो होती है, तो रेशो का आंसर वन से ऊपर इसका नहीं जा सकता। ओके अब ये एक न्यूमेरिकल है, मैं आपको क्विकली इसके मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। इक्वेशन यही लगनी है, लेकिन यहां वो कह रहा है हाइड्रोजन हीलियम मीथेन तीन गैसेस मौजूद हैं। वॉल्यूम उसने दे दिया है कितना? 13 DM³ टेम्परेचर 37 सेल्सियस, जिसको आपको केल्विन में करना होगा, ठीक है? क्योंकि आर की वैल्यू यूज हो रही है, और वो किस यूनिट में यूज हो रही है? एटीएम में। प्रेशर है 1 ATM, तो आपको वैल्यू आर की लेनी होगी जिसमें एटीएम यूज होता हो और DM³ यूज होता हो, वॉल्यूम DM³ में, पर मोल पर केल्विन। बात समझ आई? और वो वैल्यू होती है 0.0821, क्योंकि यहाँ प्रेशर मेरे पास किस में है? DM³ में है, और सॉरी वॉल्यूम DM³ में और प्रेशर एटीएम में। बात समझ आ गई? हाँ जी। ओके मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम आर मैसेज, मैसेज इसके दिए हुए हैं 0.8 ग्राम और 0.12 ग्राम। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर। पर इंटरेस्टिंग बात ये, वहां ऊपर तीन गैसेस हैं, नीचे दो दी हुई हैं, ठीक है? वैल्यू सबसे पहले आपने इस इनके मोल, जी बेटा, हमने फाइन क्या करना है इसमें? पार्शियल प्रेशर, आपको पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का निकालना है, पार्शियल प्रेशर हीलियम का निकालना है, पार्शियल प्रेशर मीथेन का निकालना है। तो पहले आपको क्या क्या चाहिए होती है? पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन चाहिए और टोटल प्रेशर चाहिए। हीलियम के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम चाहिए और टोटल प्रेशर चाहिए। और मीथेन के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन चाहिए और टोटल प्रेशर चाहिए। यही इक्वेशन पढ़ी ना हमने? हाँ जी। चलें हाइड्रोजन का अब हम बात करते हैं, हाइड्रोजन वाले की। इसके लिए आपको टोटल प्रेशर यहाँ गिवन है, गिवन है ना? टोटल प्रेशर हाँ जी गिवन है। 1 ATM। इसकी तो मसला ही नहीं है, ये तो हमारे पास गिवन है।
अब रह गया मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? मोल ऑफ हाइड्रोजन ओवर टोटल मोल्स। ठीक है। अब टोटल मोल कैसे निकालेंगे? वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। ठीक है, इससे एन ठीक को है। अलहदा कर लिया तो टोटल मोल्स निकल है। और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे बेटा? ये देखो, हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 0.8 ग्राम। इसको उसके मोलर मास पे डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन के मोल्स को, मास को, मोलर मास, उसके हाइड्रोजन के मोल्स आ जाएंगे। फिर वो वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करोगे तो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। गॉट इट? हाँ जी। क्लियर? लेकिन सर ये जो फॉर्मूला हमारे पास है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते? नहीं 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 नहीं, आपको हाइड्रोजन और इनकी अलग अलग निकालनी है ना वैल्यूज। हाइड्रोजन की अमाउंट 0.8 ग्राम है, उसकी और है, सारों की वैल्यूज डिफरेंट है। वहां से जो एन निकलेगा ये एन टी होगा, टोटल मोल्स होगा। ठीक है। ठीक है। ये क्वेश्चन लंबा है पर इजी है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इन्हीं फॉर्मूलों को अप्लाई कीजिएगा। जब हाइड्रोजन और हीलियम का मोल फ्रैक्शन निकल आएगा तो मीथेन का आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, क्योंकि मीथेन का तो मोल्स दिए हुए भी नहीं है। समझ आई बात की? आपके पास टोटल हाँ प्रेशर की वैल्यू होगी, हाइड्रोजन की आप निकाल लोगे, हीलियम की निकालोगे, इससे आप मीथेन की निकालोगे। गॉट द पॉइंट? ठीक। हाँ जी। चले, गुड हो गया। नेक्स्ट है जी, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, एप्लीकेशन कैसे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। अगर आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट में ना गैस मिल रही हो, कई एक्सपेरिमेंट में हम गैस ऑब्टेन कर रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। कई एक्सपेरिमेंट्स में हमारे गैस रिलीज होती है जिसको हम किसी सिलेंडर में फिल करते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं जब आप गैस ऑब्टेन कलेक्ट कर रहे हो तो अगर वो गैस वाटर में से होके आ रही है ना, तो उस गैस का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। और अगर वो ड्राई इन्वायरमेंट से आ रही है, कोई ड्राई जगह से निकल रही है, तो उसका प्रेशर लो होगा। वही गैस उतनी ही अमाउंट की, इक्वल अमाउंट ऑफ गैस अगर वो पानी में से निकल रही है तो उसे पी मॉइस्ट गैस कहेंगे। क्या बोलेंगे? पी मॉइस्ट। ठीक है। यानी कि वो पानी में से आ रही है, मॉइस्चर। तो उसमें जो प्रेशर होगा उस सिलेंडर में गैस का, वो दो चीजों का प्रेशर होगा। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस यानी गैस का अपना प्रेशर, और प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ वाटर वेपर्स भी अटैच होंगे। तो वो जो गैस आपके सिलेंडर में से रिलीज हुई है, सॉरी, जो गैस पानी में से निकलते हुए बबल्स की फॉर्म में आपने सिलेंडर में कलेक्ट की, तो उस गैस में जो प्रेशर होगा, उस सिलेंडर में जो गैस का प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। क्योंकि उस गैस में दो चीजों का प्रेशर है, एक इस गैस का अपना, और एक गैस के साथ जो वाटर वेपर्स आ गए उनका भी प्रेशर। बात क्लियर हो गई? हाँ जी। सही, इसको जो हमारे पास वाटर होगा उसको हीट करेंगे तो उसमें से एक गैस निकलेगी? नहीं नहीं नहीं, एक किसी भी रिएक्शन में ना, बाज का जो गैसेस कलेक्ट की जाती हैं वो पानी में से की जाती हैं, कि वो गैस बहुत हाई टेम्परेचर हो गई, गर्म हो गई, तो उसे कूल डाउन करने के लिए पानी से गुजार के फिर कलेक्ट की जाती है। ठीक है। ठीक है। तो उस केसेस में जो गैसेस का जो टोटल प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। ये डाल्टन लॉ कहता है, हमने डाल्टन लॉ की एप्लीकेशन की है, ठीक है जी। प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स को एक्वस टेंशन भी कहते हैं। तो ये ड्राई गैस का निकालने के लिए आप इन दोनों को माइनस कर देंगे। क्लियर हो गई बात? पॉइंट नंबर वन क्लियर। हाँ जी। पॉइंट नंबर टू, आपको पता है जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये सुनने में आया है। अब जिस जगह हम रह रहे हैं, हमारे घर जहां पे हैं, वहां ऑक्सीजन का प्रेशर है 159 टॉर। ओके। और जो हाई एल्टीट्यूड है, पहाड़ हैं, वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 116 टॉर। अच्छा, अब होता क्या है, जब गैस 159 टॉर से आपके लंग्स में जाती है ना, तो वो अच्छी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आपको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी अभी कमरे में बैठ के फील नहीं हो रही। लेकिन जब आप माउंटेन्स में जाते हो तो वहां पे एयर प्रेशर कम होता है, तो ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम हो जाता है। और ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने से वहां आपको सफोकेशन होती है फिर हायर एल्टीट्यूड्स पे। ठीक है। ठीक है। तो एक्चुअली जो उधर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, तो डाल्टन लॉ की जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में भी है। वो ये बताता है
कि यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है जमीन में 159 तक, तो आपका लंग्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। लेकिन ऊपर क्या होता है, इट्स उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो लंग्स में ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, बाहर कम होता है, 116 हो जाता है बाहर। तो वो फिर अब्जॉर्ब नहीं होती इतनी, और फिर हमें ऐसे फील होता है कि जी सांस रुक रहा है, सफोकेशन सी हो रही है। ठीक है, बात क्लियर ठीक हुई? है। हाँ जी। ओके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह वो पायलट्स के लिए भी लिखा हुआ है कि वो अनप्रेशराइज केबन में रहते हैं, ताकि वो वहां पे ना, जो हायर एल्टीट्यूड्स में जब पायलट जाते हैं ना, तो उन्होंने अपना जो केबन का जो प्रेशर होता है ना ऑक्सीजन का, वो 159 टॉर मेंटेन रखते हैं, ताकि 159 टॉर पे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन अच्छी एब्जॉर्ब होती है। अगर ऑक्सीजन का प्रेशर 159 से ऊपर चला जाए वो भी डेंजरस है, वो आपके लंग्स के एल्वोलाई को डिस्टर्ब करती है। ठीक है। अच्छा, एक बात मैंने की, जब आप ऊपर पहाड़ों पे जाते हैं तो एयर प्रेशर लो हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रेशर भी लो हो जाता है। लेकिन अगर आप समंदर में चले जाएं, सी में, तो वहां प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और वो प्रेशर भी इंसानों के लिए बहुत डेंजरस होता है। तो अब अगर ये जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, ये जो इनके पीछे सिलेंडर लगा हुआ होता है, इसमें 96% हीलियम और 4% ही ऑक्सीजन होती है। पॉइंट को समझिएगा। हालांकि हीलियम हमें जिंदा रहने के लिए नहीं चाहिए। हीलियम क्या है? हीलियम इज अ इनर्ट गैस। तो हीलियम हमें जिंदा रहने के लिए नहीं चाहिए, हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो सवाल ये है कि जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जो समंदर के अंदर गोता लगाते हैं, वो 4% ही ऑक्सीजन उनके अंदर क्यों होती है? इसलिए कि जो हीलियम इनर्ट गैस है, ये ऑक्सीजन के प्रेशर को मेंटेन करेगी। क्योंकि जितना जितना आप 100 फीट डेप्थ जाएंगे, तो ड्राइवर एक्सपीरियंस 3 atm प्रेशर। तो जो प्रेशर होता है वो एयर का एक्सटर्नल बढ़ता जाता है। तो ये जो होता है, हीलियम जो होता है, उसके प्रेशर को मेंटेन करती है, ताकि आपके ब्लड में जो है ना, वो ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन हाई प्रेशर से ना जाए, और हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन चली जाए तो वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। तो इन प्रॉब्लम्स को थ्रू पार्शियल प्रेशर मेंटेन किया जाता है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद कीजिएगा, ये क्वेश्चंस में लाजमी आते हैं अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट है जी डिफ्यूजन और रिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है जी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे गैस। सपोज आप अगर परफ्यूम को एक कोने में स्प्रे करते हैं, एयर फ्रेशनर को, थोड़ी देर बाद वो पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है। क्यों फैल जाती है भाई? क्योंकि जहां आपने स्प्रे किया कोने में, वहां जैसे ही आपने स्प्रे किया, वहां मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज्यादा हो गई ना, फिर थोड़ी देर बाद वो हर तरफ को फैल जाते हैं, और हर तरफ को आपको खुशबू महसूस हो रही होती है। ठीक है जी। Spontaneous intermingling of molecules of gas with one another given temperature is called diffusion। खुद ब खुद होती है, हायर से लोअर की तरफ। और इफ्यूजन क्या होती है? इफ्यूजन होती है जी एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी एक बैलून है, न बैलून तो नहीं, ट्यूब वॉल्व है उसकी गाड़ी की, और वहां थोड़ा सा ना होल हो गया, और वहां से कॉन्टिन्यूअसली गैस निकलने लग गई है, लाइक इस तरह एयर निकलने लग गई है, दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन। एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू होल। ठीक है जी। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर इसकी एग्जांपल देखें, तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ NO2 है। तो जो NO2, अब जरा पॉइंट को समझिएगा, तो जो O2 वाला सिलेंडर है, इसमें NO2 की अमाउंट नहीं है, लो है बहुत। और जो NO2 वाला है उसमें O2 नहीं है अलग से। तो NO2 वाले इधर मूव करते हैं जब इसमें से, और O2 जब इनमें से सेपरेशन को हटा दिया जाता है। ठीक है बच्चे? हाँ जी। चल, ये डिफ्यूजन इफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है जी हमारा ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि जो भी गैसेस होती हैं, अब एक गैस है सपोज हाइड्रोजन गैस, एक गैस है जी CO2 गैस, ये दो गैसेस हैं। तो अगर आप इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस और CO2 गैस किसी भी कोने में या स्प्रे करें या थ्रो करें, या
तो कौन सी गैस तेजी से डिफ्यूज होगी या स्प्रेड होगी, क्वेश्चन ये है। सही है। तो इसका आंसर ये है, जो ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसका मोलर मास है 2 ग्राम पर मोल, इसका एमआर, और CO2 का होता है 44 ग्राम पर मोल। तो आपको पता है मोटे बंदे तेज दौड़ नहीं सकते, ठीक है। तो जिसका मोलर मास ज्यादा है उसकी डिफ्यूजन स्लो होगी, और जिसका मोलर मास कम है उसकी डिफ्यूजन फास्ट होगी। ये एक जनरल प्रिंसिपल हो गया। ओके। ठीक है। अच्छा, अब जिसका मोलर मास कम होता है ना उसकी डेंसिटी भी कम होती है, और जिसका, अब ये कहता है जी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास ऑफ अ गैस, या रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी जिस स्पीड से गैस डिफ्यूज करेगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता जाएगा। गॉट इट? हाँ जी। ठीक है। ओके। तो आगे देखें, तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया, डेंसिटी हो गई। अब इसकी इक्वेशंस देख लेते हैं, इसको डिराइव कैसे करते हैं। पहला पॉइंट, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये देखें, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन के आ गया। ये दो इक्वेशंस क्लियर हैं पुत्र? हाँ जी। ओके। नेक्स्ट हो गया रेट और डेंसिटी, ये के की इक्वल आ गया। अगर ये R1 हो और R2 हो तो दोनों के की इक्वल, तो इक्वेशन फाइनल बनी। ये देख लें, ये उसी तरह जिस तरह हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में। सो एनी डाउट, ये इक्वेशन नंबर 11 तक। नहीं। और डेंसिटी मोलर मैथ सेम है, लेकिन यहां आपने ये समझना है कि ये इक्वेशन कैसे शो करती है इनवर्सली। यहां R1 ऊपर है, ठीक है, ये इसने गलत किया हुआ है भाई। ये ऐसे है फॉर्मूला, इसको करेक्ट कर लें। R1/R2 इक्वल टू √D2/√D1। ये फॉर्मूला इसने गलत लिखा हुआ है। हमें ये शो करना है, ये देखो R2 और D2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R1 और D1 इनवर्सली, तो इसका ये इधर चेंजिंग कर लें बुक में, ये बिल्कुल गलत है। ठीक फिर है। ये ड्राइव कैसे किया? ये ड्राइव ऐसे किया है, ये देखें, R1 और D1, ये पहली इक्वेशन, R2 × D2 √D2 K हो गया। ठीक है, दोनों के इक्वल थे, दोनों के इक्वल थे ना, हाँ जी। तो दोनों साइडें इक्वल होंगी, तो यहां लिख लें R1 √D1 इक्वल टू R2 √D2। यहां तक क्लियर है? तो हाँ जी। R2 को इधर लाएं तो डिवाइड हो जाएगा, R1/R2, यहां D2 बच गया अंडर रूट, और नीचे आ गया D1। ठीक है, ठीक है। ड्राइव हो गया। अब ये वो कह रहा भी, इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। मैंने आपको कहा जितना मोलर मास ज्यादा उतनी डेंसिटी ज्यादा, मोलर मास कम तो डेंसिटी कम। ठीक है, तो इस लॉ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वेशंस ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की हैं, जो आप न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करने वाले हो। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, आगे देखें तो एक इस बंदे ने किया क्या, इसने एक्सपेरिमेंट कुछ यूं किया कि उसने एक 100 सेंटीमीटर एक ट्यूब ली, ठीक है, एक तरफ उसने, ये थी 100 सेंटीमीटर, एक तरफ उसने एक्सर्ट किया अमोनिया गैस, और एक तरफ HCl गैस। अमोनिया और HCl गैस आपस में मिलते हैं तो अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट बनता है वाइटिश। अच्छा, अब उसने सेम टाइम पे अमोनिया और HCl गैस दोनों साइडों से इंसर्ट की। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मैंने अमोनिया को राइट साइड से और HCl को लेफ्ट साइड पे भेजा है तो जो रिएक्शन होगा वो 50 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, मगर ऐसे नहीं होता। तो फिर उसने ग्राम लॉ की तरफ गया। वो उसने देखा कि अमोनिया जो है वो ऑलमोस्ट इतना 59.5, इस तरफ से काउंट करो तो 40.5 सेंटीमीटर पे, यानी अमोनिया ने ज्यादा ट्रेवल किया, इस जगह पे जाके सॉल्ट बना, और HCl ने कम ट्रेवल किया। अब आप बताएं कि अमोनिया ने ज्यादा ट्रेवल क्यों कर लिया, वजह बताएं। क्योंकि उसकी डेंसिटी कम थी, अमोनिया मैथ उसका कम था। अमोनिया का मोलर मास 17 है, HCl का मोलर मास 36.5 है। अब ये जो है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है 40.5
इसका है HCl का, और अमोनिया का है 59.5। ये वैल्यूज उसने यहाँ पुट की, मोलर मैसेज पुट की, और ये लॉ वेरीफाई हो गया। ठीक है जी, दोनों वैल्यूज बराबर आ गई। गॉट द पॉइंट? हाँ जी। ठीक है जी। ये एक न्यूमेरिकल है, आप इसको इससे वैल्यूज को पुट करके कर लीजिएगा।